रिचर्ड फेनमन ने एक बार कहा था, मुझे लगता है मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि कोई भी क्वांटम यांत्रिकी को नहीं समझता। और हाँ, ये बात अजीब है ना, क्योंकि यही सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड को मतलब सबसे गहरे स्तर पर चलाता है। हाँ बिल्कुल, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। हम उसे इस्तेमाल करते हैं पर पूरी तरह समझते शायद नहीं। नमस्कार, और आज हम इसी अजीब पर अद्भुत क्वांटम दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भौतिकी में 2025 के नोबेल पुरस्कार की। जी, ये पुरस्कार मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डिवरेट और जॉन एम मार्टिनेस को। हाँ, और उनके काम ने तो मतलब हमारे सहज ज्ञान को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये दिखाया कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो अजीब नियम है, जो हम आमतौर पर सिर्फ बहुत छोटी चीज़ों जैसे एटम्स या इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हैं। बिल्कुल, वो नियम असल में बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में भी काम करते हैं। यही तो कमाल की बात है। ये खोज इस बात को पुख्ता करती है कि क्वांटम सिद्धांत शायद सिर्फ माइक्रो दुनिया का नहीं बल्कि हर पैमाने पर लागू होता है। बस हमें सही परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं उसे देखने के लिए। तो चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। और हाँ, जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 मतलब साइंस एंड टेक, और प्रीलिम्स के लिए भी। हाँ, और हाल ही में द हिंदू जैसे अखबारों में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। हाँ, तो आज हम इस पर एक आलोचनात्मक नजर डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये खोज इतनी खास क्यों है और इसके मतलब दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जो हम रोज देखते हैं, है ना? जैसे कोई गेंद लुढ़क रही है या ग्रह घूम रहे हैं। ये सब क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिरसम्मत भौतिकी के नियमों से चलता हुआ लगता है। हाँ, और ये नियम हमें बड़े सहज लगते हैं क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से मेल खाते हैं। सही कहा। लेकिन जैसे ही हम छोटी चीजों की दुनिया में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, तो वहाँ क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल फेल हो जाती है। वहाँ तो क्वांटम मैकेनिक्स का ही राज चलता है। और ये सिद्धांत कामयाब तो बहुत है, मतलब हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी पे टिकी है, पर इसके नियम अक्सर हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाते हैं। हाँ, वो गणना करने के तरीके तो बता देता है, पर क्यों का जवाब वो अक्सर चौंका देता है। बिल्कुल। और क्वांटम दुनिया का एक सबसे अजीब पहलू है क्वांटम टनलिंग। अच्छा, टनलिंग, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, जरूर। सोचिए, एक कंचा है और वो एक छोटी सी ढलान या रैंप की तरफ लुढ़क रहा है। ठीक है। अब अगर कंचे में उतनी तेजी मतलब उतनी एनर्जी नहीं है कि वो रैंप पार कर सके, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहेगी? वो या तो रैंप पर चढ़कर रुक जाएगा या शायद वापस लुढ़क जाएगा, है ना? सीधा सा है। बिल्कुल। पर यही क्वांटम दुनिया अपना जादू दिखाती है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि भले ही कंचे के पास रैंप पार करने लायक एनर्जी ना हो, तो भी हाँ, तो भी एक छोटी सी, बहुत छोटी लेकिन जीरो नहीं, संभावना होती है कि वो अचानक रैंप के दूसरी तरफ पहुंच जाए। है। कैसे? जैसे जैसे कोई सुरंग बना ली हो उसने बीच में से? बिल्कुल, ठीक वैसा ही। इसीलिए इसे टनलिंग कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाधा के आर पार सुरंग बनाकर निकल गया। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब है। क्या इसका कोई असली उदाहरण भी है या ये सिर्फ थ्योरी है? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसका पक्का सबूत है रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय, जिसे अल्फा डीके कहते हैं। अच्छा, अल्फा डीके। हाँ, कुछ भारी एटम्स के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का एक गुच्छा। अक्सर इन अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस के तगड़े खिंचाव को तोड़कर बाहर आ सकें, कम से कम क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो नहीं। फिर भी वो बाहर निकल आते हैं, और वो निकलते हैं टनलिंग के जरिए। ये क्वांटम टनलिंग का एक पक्का स्थापित उदाहरण है। वाह! पर इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा। क्या सवाल? यही कि क्या ये टनलिंग जैसी क्वांटम अजीबोगरीब हरकतें सिर्फ इन नन्ही नन्ही चीजों तक ही सीमित हैं? हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में किसी गेंद को दीवार के पार टनल करते क्यों नहीं देखते? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या क्वांटम दुनिया और हमारी इस क्लासिकल दुनिया के बीच कोई दीवार है, कोई बॉर्डर है, या ये सब मिला जुला है? बिल्कुल, यही सवाल था। और इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल डिवोरेट और जॉन मार्टिनेस ने मिलकर काम किया। उनका लक्ष्य क्या था? मतलब वो क्या साबित करना चाहते थे? उनका लक्ष्य बड़ा था।
वो ये दिखाना चाहते थे कि टनलिंग और एक और क्वांटम चीज जिसे एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं। एनर्जी क्वांटाइजेशन वो क्या है? मतलब ऊर्जा का सिर्फ कुछ खास लेवल पर ही होना, लगातार ना बदलना। जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं, आप या तो एक डंडे पर होते हैं या अगले पर, बीच में हवा में नहीं रह सकते। ऊर्जा भी कुछ क्वांटम सिस्टम में ऐसे ही पैकेट्स में होती है। अच्छा, ठीक है। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि टनलिंग और ये एनर्जी क्वांटाइजेशन, ये दोनों क्वांटम असर सिर्फ छोटी चीजों में नहीं बल्कि एक बड़ी मैक्रोस्कोपिक चीज में भी देखे जा सकते हैं। एक बड़ी चीज में मतलब ऐसी चीज जिसे हम लगभग देख सकें, जो करोड़ों अरबों कणों से बनी हो। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया सुपरकंडक्टर्स का, अतिचालक। सुपरकंडक्टर्स, ये वो होते हैं ना जिनमें बिजली बिना किसी रुकावट के बहती है, बहुत ठंडे तापमान पर। एकदम सही, बहुत बहुत कम तापमान पर इनमें करंट बिना किसी रेजिस्टेंस के बहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खास जोड़े बना लेते हैं जिन्हें कूपर पेयर्स कहते हैं, और ये जोड़े पूरे झुंड में एक साथ बहते हैं बिना टकराए। ठीक है, तो इन सुपरकंडक्टर्स से उन्होंने क्या किया? बाधा या दीवार हो गई? हाँ, बिल्कुल, एक बहुत पतली दीवार। लेकिन क्वांटम दुनिया में दीवारें हमेशा पूरी तरह रोक नहीं पाती। मतलब ये कूपर पेयर्स इस दीवार के पार टनल कर सकते हैं। हाँ, ये कूपर पेयर्स उस पतली दीवार के आर पार निकल सकते हैं। अच्छा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इस पूरे सर्किट को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो इसमें बहने वाले अरबों कूपर पेयर्स वो सब मिलकर एक हो जाते हैं, एक विशाल सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अरबों कण एक साथ एक ही क्वांटम चीज की तरह? जी हाँ, सोचिए, अरबों कणों का एक सुर में नाचना। इस विशाल क्वांटम चीज की एक खास पहचान होती है जिसे फेज डिफरेंस कहते हैं। आप इसे यूं समझिए कि ये उस पूरे सिस्टम की क्वांटम अवस्था बता रहा है। तो अगर मैं सही समझ रही हूं तो उन्होंने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसका गणित, जिसका मैथ हमारे उस कंचे और पहाड़ी वाले उदाहरण जैसा ही था। बिल्कुल सही पकड़ा। उनके सर्किट का गणितीय ढांचा ठीक वैसा ही था। वो जो विशाल क्वांटम अवस्था थी, फेज डिफरेंस, वो हमारे कंचे की पोजीशन जैसी थी, और जोसेफसन जंक्शन वो हमारी पहाड़ी या बाधा थी। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि ये पूरी की पूरी विशाल क्वांटम चीज जिसमें अरबों कण थे, वो उस जोसेफसन जंक्शन वाली बाधा के पार टनल कर सकती है। सच में? मतलब जैसे हमारा वो काल्पनिक कंचा पहाड़ी के पार सुरंग बना रहा था, ये वैसा ही था, पर असली में और एक बड़े स्केल पर। हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम टनलिंग का पहला साफ प्रदर्शन। ये तो कमाल है। और सिर्फ टनलिंग ही नहीं, उन्होंने वो दूसरी चीज भी साबित की, एनर्जी क्वांटाइजेशन। उन्होंने दिखाया कि उस सर्किट की कुल ऊर्जा लगातार नहीं बदल सकती थी, बल्कि केवल कुछ तयशुदा अलग अलग लेवल्स पर ही मौजूद हो सकती थी, जैसे वो सीढ़ी के डंडे। अच्छा, हाँ। ये दोनों चीजें, टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन, एक साथ मिलकर ये पक्का कर देती हैं कि ये बड़ा सिस्टम वाकई क्वांटम नियमों के हिसाब से चल रहा था। अविश्वसनीय। इसका मतलब क्वांटम नियम सिर्फ उस नर दिखने वाली छोटी दुनिया के लिए नहीं है, वो बड़े पैमाने पर भी लागू होते हैं अगर माहौल सही हो। हाँ, लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, हमारी रोजमर्रा की बड़ी चीजों में ये अजीब असर क्यों नहीं दिखते? मतलब मेरी चाय का कप दीवार से टनल क्यों नहीं कर जाता? हाँ, ये क्वांटम और क्लासिकल दुनिया के बीच के उस उबरगांग, उस बदलाव का सबसे उलझा हुआ सवाल है, और इसका पूरा जवाब शायद हमें अभी भी नहीं पता। लेकिन एक मुख्य आइडिया है डीकोहेरेंस का। डीकोहेरेंस? हाँ, देखिए, बड़ी चीजें कभी अकेली नहीं होती। वो लगातार अपने आसपास के माहौल से टकराती रहती हैं। हवा के मॉलिक्यूल, रोशनी के फोटॉन, गर्मी की वजह से होने वाली थरथराहट, ये जो लगातार का शोर है, जो इंटरेक्शन है, हाँ, ये उस नाजुक क्वांटम अवस्था को खत्म कर देता है, उसे धो देता है कह सकते हैं, और चीज क्लासिकल नियमों के हिसाब से चलती हुई दिखने लगती है। अच्छा, तो इन नोबेल विजेताओं के प्रयोग में ऐसा क्या खास था? उन्होंने बहुत बहुत कम तापमान इस्तेमाल किया और बहुत ही कंट्रोल माहौल बनाया। इससे वो बाहरी शोर लगभग खत्म हो गया, और उस सिस्टम का जो छिपा हुआ क्वांटम चरित्र था वो सामने आ गया, उजागर हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटम नियम हमेशा ही लागू होते हैं, बस रोजमर्रा की दुनिया में वो इतने सारे भारी शोर के शोर में खो जाते हैं। क्या ये समझना ठीक है? हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। क्वांटम नियम शायद ज्यादा बुनियादी हैं, और क्लासिकल नियम एक तरह से तब उभरते हैं जब क्वांटम असर बहुत सारे इंटरेक्शंस की वजह से औसत होके खत्म हो जाते हैं। और जरा सोचिए, अगर हम इन बड़ी क्वांटम चीजों को कंट्रोल करना सीख लें तो? यही पर इन प्रयोगों का असली और दूर तक जाने वाला असर दिखता है।
भले ही एक्सपेरिमेंट्स 1980 के दशक के बीच में हुए थे। कहाँ पे असर दिखता है सबसे ज्यादा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सबसे जबरदस्त असर पड़ा है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड पर। क्वांटम कंप्यूटिंग, हाँ आजकल इसकी बहुत चर्चा है। बिल्कुल। क्वांटम कंप्यूटर का जो दिल होता है उसे कहते हैं क्यूबिट। हमारा आम कंप्यूटर बिट 0 या 1 होता है, लेकिन क्यूबिट क्वांटम सुपरपोजिशन की वजह से एक ही समय में 0 और 1 दोनों का मिक्सचर हो सकता है, जिससे वो बहुत तेज गणना कर सकता है ना? हाँ, अभूतपूर्व गणना शक्ति मिलती है उससे। और क्यूबिट बनाने के जो सबसे कामयाब तरीके हैं आज, उनमें से एक है सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का इस्तेमाल करना। और उन सर्किट्स में ठीक वैसे ही जोसेफसन जंक्शन होते हैं, जैसे क्लार्क, डेवोरिट और मार्टिनेस ने अपने प्रयोगों में इस्तेमाल किए थे। बिल्कुल वही। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब उनका काम, जो असल में क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सवालों को समझने के लिए था, हाँ, वो अनजाने में एक पूरी नई टेक्नोलॉजी की नींव बन गया। एकदम सही। और ये बात बेसिक रिसर्च मतलब आधारभूत अनुसंधान के महत्व को दिखाती है। जब उन्होंने ये शोध शुरू किया था तो उनका मकसद क्वांटम कंप्यूटर बनाना नहीं था। वो तो बस प्रकृति के नियमों को बेहतर समझना चाहते थे, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन अक्सर विज्ञान में ऐसा ही होता है। आप बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आपको ऐसी खोजें मिल जाती हैं जिनके ऐसे इस्तेमाल निकलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ जिज्ञासा से चलने वाला शोध भविष्य की तकनीक को जन्म दे सकता है। चलिए तो आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरिट और जॉन एम मार्टिनेस को मिला। जी, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये दिखाया कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो बुनियादी असर हैं, खासतौर पर टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन, वो सिर्फ बहुत छोटी चीज़ों में ही नहीं बल्कि बड़ी मैक्रोस्कोपिक प्रणालियों में भी होते हैं। और इसके लिए उन्होंने सुपर कंडक्टिंग सर्किट और जोसेफसन जंक्शन का इस्तेमाल किया। हाँ, इस काम ने न सिर्फ क्वांटम दुनिया की हमारी समझ को गहरा किया है और क्लासिकल और क्वांटम के बीच की उस सीमा पर रोशनी डाली है, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार किया है। बिल्कुल। और साथ ही ये जिज्ञासा आधारित मौलिक अनुसंधान के अप्रत्याशित लेकिन कितने महत्वपूर्ण नतीजे हो सकते हैं, ये भी दिखाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक साइंस एंड टेक में क्वांटम मैकेनिक्स, सुपर कंडक्टिविटी, नैनो टेक्नोलॉजी और हाल के वैज्ञानिक विकास के लिहाज से बहुत जरूरी है। द हिंदू जैसे स्रोतों में कवर होने वाले करंट अफेयर्स का भी एक अहम हिस्सा है। हाँ, और बाकी श्रोताओं के लिए ये इस बात की एक झलक है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अद्भुत और कितना अप्रत्याशित हो सकता है। अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसी और बातचीत मिस ना करें। और अगर आपके कोई और सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहराई से चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कंट्रोल्ड माहौल में क्वांटम असर बड़े स्केल पर दिख सकते हैं, तो क्या हमारी इस क्लासिकल दिखने वाली दुनिया में और भी ऐसे पहलू छिपे हो सकते हैं जो असल में क्वांटम नियमों से चलते हैं? बस उनके सामने आने का इंतजार है। या इस पर सोचिए, अगली कौन सी अप्रत्याशित तकनीकी क्रांति किसी वैज्ञानिक की सिर्फ बुनियादी जिज्ञासा के कारण जन्म लेगी? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।